जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप में से कौन है, वो कितने हैं जिन्होंने भी पिछले साल में ज्वाइन किया क्लब को? हाथों पर रखा है। 1 2 3 4 5 सबसे नए जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया। ठीक ठीक है, हाथ रखे नीचे। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी ज्वाइनिंग से भी पहले के यहाँ पे। तो बहरहाल ये सेशन, इसकी तरतीब मैं बता देता हूँ किस तरह होगी। टॉपिक हमने सर्कुलेट कर दिए हुए DH को कि हर सेशन में कौन सा टॉपिक डिस्कस होगा। और ये वाले जो सेशन है ये बेसिकली बिहेवियरल सेशन है जो आपकी शख्सियत पे फोकस होंगे। आपका काम की जो टेक्निकल एरियाज़ हैं वो तो आपके साथ होंगी ही, मगर उसमें कोशिश की है कि आपकी शख्सियत के जो हिस्से हैं आपके, मैं अपना मोबाइल ऑफ़ कर दूं, आप भी कर दें इसको, ताकि दरमियान में फिर इरिटेशन ना हो, या साइलेंट पे लगा दें। तो ये सेशन जो होंगे इसमें कभी हो सकता है 30 मिनट्स के लिए डिस्कशन हो सकता है। हमने जो टाइम फ्रेम रखा वो 1 घंटे का रखा है, 4 से 5 के दरमियान। 4 से 5 के दरमियान हो सकता है डिस्कशन में 1 घंटे से पहले भी ख़त्म कर दें, मगर हम 1 घंटे से ऊपर नहीं लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे छोटी छोटी ऐसी बातें जो याद रखनी आसान हो, वो आपके लिए इजी हो जाएंगी समझना। तो इन सेशन का ये जो हर थर्सडे को हुआ करेंगे 4 से 5, और फोकस शख्सियत पे होगा। एक तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से होंगे, मगर हम इसको फोकस करेंगे आपके यहाँ पे काम करने के हवाले से। जब आप ऑन जॉब आते हैं तो आपकी शख्सियत होती है, आपकी पर्सनालिटी होती है। ऑन जॉब आपका इमेज कैसे बेहतर हो और आपकी पर्सनालिटी के जो एरियाज़ डेवलप होने से रह गए हैं उसको कैसे डेवलप करें ताकि आपका कैरियर ग्रोथ जो है वो तेज़ हो जाए पहले से। तो इसकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट आप ये ज़हन में रख लें कि जिनके पास अभी कोई नोटबुक है या कागज़ है, कलम है, वो उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे जिनके पास अभी नहीं है। अभी तो जो कि आपका फर्स्ट सेशन है ना, तो पता नहीं था कि क्या लेके आना क्या नहीं। तो आज के दिन तो माफ़ी है, मगर नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आइएगा अगर आपने ग्रो करना है। अगर आप नहीं लेके आएंगे तो घाटे में आप रहेंगे, हम नहीं क्योंकि हमसे आपने लेना है। तो बजाय यहाँ पे अगर आपको पॉसिबिलिटी नहीं है इसको किसी कागज़ पे नोट कर लें कलम के साथ, मगर बेहतरीन तरीका ये है कि एक छोटी सी नोटबुक ले लें दरमियाने साइज़ की, और वो आपकी डेवलपमेंट नोटबुक हो जाएगी, जर्नल हो जाएगा आपका, और उस पे सारे नुकात आप लिखते जाएं। आज तारीख़ क्या है और आज हमने डिस्कस क्या किया है। तो ये चीज़ें आगे चल के जब आपकी मसरूफ़ियत ज़्यादा होगी लाइफ में तो भूल जाती हैं, मगर जब इसको वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे तो ये भूलेंगे नहीं, आपके काम आएंगी। और इन फ्यूचर जब आप ख़ुद किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे एज अ डिपार्टमेंट हेड या एज अ सेक्शन हेड, तो फिर आपके नीचे भी कुछ लोगों ने काम करना होगा। तो जो चीज़ें आज सीख रहे हैं आप वो कल आप सिखा भी सकते हैं। तो जब आप सिखाने का वक्त आएगा उस वक्त पता चले कि आपके पास तो नोट्स ही नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? तो आज के बनाए हुए नोट्स आपको कल एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर काम भी आएंगे, और फिर वक्तन फ़वक्तन इन नोट्स को रिव्यू करते रहेंगे तो एक तरह से आपको अपनी ग्रोथ का भी पता चलता रहेगा। तो आज के सेशन के लिए, और इसमें तरीका ये होगा कि अभी कुछ शुरू के सेशन हम स्टार्ट करेंगे इस तरह डिस्कशन में, फिर जैसे जैसे आप डेवलप होते जाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वीडियोस की तरफ ले आएंगे, फिर आहिस्ता थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज कर देंगे। बट अभी चूँकि नए नए हैं तो इस तरह गुफ्तगू में आपको पहले बुनियादी चीज़ें समझ में आ जाए, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में लेकर जाएंगे ताकि फिर वहाँ पे आपको समझने में समझाने में दुश्वारी ना हो। तो आज के सेशन में सिर्फ 2 चीज़ें कंसंट्रेट की हैं, वो 2 छोटे से टिप हैं बेसिकली, बट वो ज़िंदगी में काम बड़े आएंगे। आज के दिन से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको काम आना शुरू हो जाएंगे। अब हम इसको सवाल जवाब की शक्ल में लेके चलते हैं ताकि आपकी पार्टिसिपेशन भी साथ साथ रहें। आपको याद है जब आप इंटरव्यू देने आए थे तो हमने आपका तजर्बा चेक किया था आपके CV से,
और ज़ाहिर है जब आपने अपना CV बनाया था तो आपने अपना तजर्बा मेंशन किया था कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना अर्सा काम किया है, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में इतना अर्सा काम किया है। तो फिर हमने जब आपसे इंटरव्यू किया था, क्वेश्चन पूछे थे कि आपकी वहाँ ज़िम्मेदारियाँ कहाँ थी, क्यों छोड़ा, कैसे ज्वाइन किया, सारी चीज़ हमने पूछने की कोशिश की। और फिर वहाँ पे जो काम आप करते थे पिछली ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ का पूछा था कि आपकी ज़िम्मेदारियों में क्या क्या चीज़ें शामिल थी। उसके बाद फिर हमने आपकी एजुकेशन वगैरह भी देखी कि आप कितना पढ़े हुए हैं, और जो पढ़ा हुआ है और जो आपका एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, वो आपस में कितने मिलते हैं। तो पहला टिप तो ये होगा कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप अपना तजर्बा ख़ुद से इवेलुएट करें कि आप प्रोफेशनली अपनी फ़ील्ड में कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो अकेले बैठ के अपना तजर्बा कैसे इवेलुएट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी किसी मौजू के ऊपर किसी से गुफ्तगू हो जाती है, आप किसी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं अपने काम से हवाले से, तो आपको दूसरा आदमी ये कहता है भाई मेरा 25 साल का तजर्बा है, तुम अभी कल तो आगे ज्वाइनिंग की है तुमने क्लब में, तो अभी तुम नए नए भर्ती हुई और मुझे यहाँ पे काम करते हुए 11-12 साल हो गए। तो वो आपको ये बात कह के हो सकता है चुप कराने की कोशिश करे। यानी आप जो बात कर रहे हैं, आपकी बात का रद्द, आपकी बात को जो रिजेक्ट करेगा वो इस बेसिस पे करेगा कि वो यहाँ पर 11-12 सालों से काम करता रहा है। ठीक है ना। ये जो 11-12 साल हैं ये क्या है, एक्सपीरियंस ही है ना। तो अब तीसरा कोई बंदा आप दोनों की बात सुन रहा हो या आप दोनों में क्लैश हो गया, तो हमारे पास HR में आ जाते हैं आप लोग, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब हमने दोनों की बात सुनी है, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आदमी अभी आया है, जिसने अभी से ज्वाइन किया है क्लब को, और वो आदमी जो पिछले 11-12 सालों से हमारे पास काम कर रहा है, तो कैसे पता चले कि आप में दुरुस्त कौन है। जो 11-12 सालों से यहाँ काम कर रहा है वो दुरुस्त है, या जिसने 1-2 दिन से अभी ज्वाइनिंग दी है वो अपने नुक्ता नज़र में दुरुस्त है। इशू बेशक कुछ भी हो, मैं वर्किंग जो ड्यूरेशन है उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि एक आदमी का एक्सपीरियंस हमारे यहाँ 2-3 दिन का है और एक आदमी का एक्सपीरियंस हमारे यहाँ 11-12 सालों का है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी बात को ज़्यादा गौर से सुनना है, 11-12 सालों से जो काम कर रहा है या जो 1-2 दिन हुए आए हमारे पास। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि ज़िंदगी में किसी का तजर्बा इवेलुएट करना हो, एक्सपीरियंस को, तो कैसे करेंगे, ये सवाल है। इसको मुख्तलिफ एंगल से मैंने समझा दिया, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि अपना तजर्बा ज़िंदगी में, आप जैसे तजर्बाकार होते जाते हैं, बाज़ बात ये होता है आप यहाँ ज्वाइन करने से पहले आपका 10 साल तजर्बा है मुख्तलिफ़ होटलों का, मुख्तलिफ़ क्लब्स का। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको ये बात बताते हैं कि भाई ये काम ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। और आप कहते हैं कि मुझे 10 साल हो गए ये काम करते हुए, मुझे तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो अगर मैं गलत कर रहा होता तो पिछले 10 सालों में भी तो कोई बताता ना मुझे। तो अब यहाँ आके मुझे पता चल रहा है कि मेरा 10 साल पिछले जो हैं वो गलत थे और मुझे ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो अब आपको मुख्तलिफ एंगल से मैंने समझा दिया ना। ये छोटा सा टिप है, अगर आपकी समझ में आ गया, ज़िंदगी में आप कभी मार नहीं खाएंगे। ख़ास तौर पे जो वेटर्स नए भर्ती हुए हमारे सर्विस में, आपने सारी उम्र वेटर्स ही रहना, F&B मैनेजर भी तो बनना है ना कभी, ठीक है ना। उसके बाद अल्लाह ताला और ज़्यादा आपको कामयाब करे, किसी 5 स्टार होटल के आप जनरल मैनेजर भी बने, और ऐसे केसेस भी पाकिस्तान में हैं। डिपेंड, अब आप सिर्फ ये आपने देखना कि आपका वेटर से लेके F&B मैनेजर तक और F&B मैनेजर से जनरल मैनेजर तक आपका सफ़र जो है वो किन किन रास्तों से गुजरेगा। जब आपको रास्तों का नहीं पता होगा तो आप अगले 25 साल भी वेटर ही रहेंगे, 50 साल भी हो सकता है वेटर रहे। तो रास्ते का पता करने के लिए ज़रूरी है फिर आप ये भी देखें कि आपके तजर्बे की वैल्यू क्या होगी। आज से किस तरह का तजर्बा हासिल करेंगे कि आपको कल का वो वाला तजर्बा जो है वो दूसरों की नज़रों में इम्पॉर्टेंट कंसिडर हो, प्रोफेशनली स्पीकिंग। अब
तजर्बा जब कहते हैं, तजर्बे से मुराद क्या है? वो तो अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गया ना। किसी काम का प्रैक्टिकली किया जाना, कितना आपने किया है वो काम। तो तजर्बे में किसी काम का प्रैक्टिकल किया जाना, तजर्बे में क्या चीज़ होती है जो उसको तजर्बा बनाती है? What you have learned in your previous time. आपने पिछले वक्तों में जो कुछ सीखा उसको तजर्बा कहते हैं। What you are practicing right now. व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग। अगर जब कभी आपकी डिस्कशन हो जाए किसी से और आप समझते हैं कि आप ठीक हैं, मगर दूसरा आदमी चूँकि सीनियर है, तजर्बेकार भी है, तजर्बेकार से मुराद है कि वो इस फील्ड में आपसे सीनियर है, तो अगर इस फील्ड में आपका तजर्बा 2 साल का है तो उसका 14 साल का है, तो बाज़ का तो आपको ये कह के चुप करवाएगा कि भी मेरा 14 साल का तजर्बा है, अभी आपको 2 साल तो मैं काम करते हुए, तो अभी आपको ऐसा ऐसा समझ आएगी। ये एक दलील होती है चुप कराने के लिए। कैसे डिसाइड करेंगे कि वो 1400 साल वाला ठीक है या वो 2 साल वाला? Sir, basically experience is equal to learning plus practice. It might be possible कि वो जो practice कर रहा है, it might be wrong. Learning is something else and practicing something else. हाँ, मगर तजर्बे को क्या चीज़ है जो काबिल कदर बनाती है? Learning plus experience, क्योंकि reinforce हो जाएगा। नहीं, लर्निंग प्लस एक्सपीरियंस कह रहे हैं ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। Practicing. प्रैक्टिसिंग, तो प्रैक्टिस आपका क्या होगा? रेपिटेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स, ठीक है ना। तो जो रेपिटेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया ना। एक्सपीरियंस को जब आप इवेलुएट करेंगे, क्या चीज़ उसको वैल्यूएबल बनाती है, क्या चीज़ है जो उसको 10 साल भी हो तो वो टके की नहीं होगी? अचीवमेंट तो शॉर्टकट से भी बंदा मान लेता है, सीधे तरीके से भी आती हैं अचीवमेंट्स, 2 नंबर तरीके से भी कर लेते हैं लोग। Accuracy and plus reinforcement. एक्यूरेसी किस चीज़ की? Attitude. एक्यूरेसी किस चीज़ की? परफॉर्मेंस की and accuracy of task. एक्यूरेसी इन स्पेसिफिक फील्ड। एक्यूरेसी इन स्पेसिफिक फील्ड। अच्छा, वेटर्स में बताएं आप तजर्बा क्या होता है? एजुकेशन तजर्बे को इवेलुएट किससे करते हैं? एजुकेशन के साथ जरूरी है। नहीं, अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमने तजर्बा देखना, तजर्बे को वैल्यूएट करना, ठीक है या गलत है, उसको किस टूल से वैल्यूएट करेंगे तजर्बे को? क्या आपके पास वो फ़न हो जिसके ऊपर आप तजर्बा रख के इवेलुएट करें? तजर्बे को इवेलुएट करने के लिए सर्टन टूल्स चाहिए ना आपको, सलाहियत है, तो वो कौन सा टूल होगा जो जिससे तजर्बा इवेलुएट होगा? बिहेवियर होता है और जो आपका एटीट्यूड है, उससे भी आप बिहेवियर और एटीट्यूड से। तजर्बे का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा कि आपने जवाब किस तरह से उसका। एक म्यूजिशियन के लिए उसका अपना एक्सपीरियंस है, एक वेटर का अपना एक्सपीरियंस है, हेल्थ क्लब में जो काम करते हैं उनका अपना एक स्पेसिफिक जॉब है। जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हर रिलेटेड फील्ड के लोग एक जगह जमा होकर बात करते हैं। जब मैं एक वेटर से बोलूँगा यार आपका एक्सपीरियंस क्या है, वो अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसने जो एक्सपीरियंस गेन की है और द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्सप्लेन करेगा। अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ किसी से पूछता हूँ तो जाहिर बात है वो उनका अपने जो रिलेटेड फील्ड है उससे वो करेंगे, लेकिन तजुर्बा वो एक प्रैक्टिकल फील्ड है अपने रिलेटेड फील्ड के अंदर, राइट। लेकिन उस एक्सपीरियंस के साथ साथ हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने जॉब को। सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए एक अच्छा वेटर बनने सिर्फ उसका वो एक्सपीरियंस है नहीं, वेटर के साथ साथ वो इस माहौल के अंदर बहुत कुछ सीखता है। इसी तरह से हम सब सीखते हैं। एक्सपीरियंस सिर्फ ये नहीं कि ये आपने अच्छी सर्विस की, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक स्पेसिफिक जॉब के अंदर काम करते हुए सीखते हैं। लेकिन जवाब तो खैर आप लोगों ने देना है इसके बेस पे आप लोग सोचें एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, उसको किस तरह से आप तोलते हैं। सिंपल सी बात। अच्छा, इसका छोटा सा एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे समझा देता हूँ। और ये आपने कुरान पाक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का सजदा करने का जो वाक़या पढ़ा होगा, सूरह बकरा में भी है और बहुत सारी जगहों पे है। तो अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो शैतान ने इनकार कर दिया और पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं और मेरी तख्लीक आग से है, और आग ऊपर जाती है तो वो फजीलत की निशानी है, मिट्टी नीचे गिरती है तो वो कम फजीलत की निशानी है।
तो इस बेसिस पे मैं समझता हूँ कि मैं बाइस फ़जीलत हूँ एज़ कम्पेयर टू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो इसलिए मैं सजदा नहीं करूँगा। ये कह के वो अल्लाह ताला ने फिर उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया, ठीक है ना। अब ऑब्ज़र्वेशन है एक कि मट्टी से बने हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी तख्लीक आग से हुई है, तो ऑब्ज़र्वेशन की हद तक वो ठीक है या गलत? शैतान ठीक है गलत है? बज़ाहिर तो वो ठीक है, बज़ाहिर, मगर इनफैक्ट नहीं। ऑर्डर हो गया नहीं कर ऑर्डर मैं ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उसकी ऑब्ज़र्वेशन ठीक है या गलत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मट्टी से हुई है और उसकी अपनी आग से, और आग की फितरत है वो ऊपर की तरफ बुलंद होती है, मट्टी है वो नीचे की तरफ गिरती है, तो ये ऑब्ज़र्वेशन ठीक है या गलत? जो ऑब्जर्वेशन है और उसकी थिंकिंग है वो राइट। थिंकिंग राइट है या ऑब्ज़र्वेशन राइट है? थिंकिंग भी उसकी है, मतलब कि आग ऊपर की तरफ जाती है और मट्टी नीचे की तरफ आती है, कैसे थिंकिंग इन ऑब्जर्वेशन। ये तो ऑब्ज़र्वेशन है, थिंकिंग नहीं है। थिंकिंग तो ये है कि इस बेसिस पे मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ क्योंकि मैं मेरी तख्लीक जिस चीज़ से हुई है वो ऊपर की तरफ बुलंद होती है, तो ऑब्जर्वेशन उसकी राइट है। ऑब्ज़र्वेशन राइट है, थिंकिंग या कंक्लूजन इज़ रॉन्ग। अब ऑब्ज़र्वेशन ठीक है, कंक्लूजन गलत है, ऐसे ही है। अब अगर आप अब अगर मैं इस साल को अब थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ इधर तजर्बे वाली साइड पे, हम आपस में जब बात करते हैं या एक दूसरे को जब हम इवेलुएट करते हैं कैंडिडेट को ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तजर्बा इज़ नथिंग बट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तजर्बे से मुराद क्या है? वक्त का अरसा, किसी का 5 साल का है, किसी का 4 साल का है, किसी का 6 साल का है, किसी का 12 साल का है। अब ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, तजर्बा अपनी ड्यूरेशन से कभी वैल्यूबल नहीं बनता। अगर ये कहना कि मेरे चूँकि तजर्बे की ड्यूरेशन ज़्यादा है इसलिए मैं ठीक हूँ, तो शैतान के तजर्बे की ड्यूरेशन से ज़्यादा किसका तजर्बा होगा? हालांकि उसके सारे तजर्बे को भी मिला लें तो उसका कंक्लूजन फिर भी गलत है। समझ आया? ये बड़ा पते का नुक्ता है। आप बड़े लोगों की को पहचान भी जाएंगे और ख़ुद भी इवेलुएट करने की पोजीशन में होंगे कि आपका तजर्बा सिर्फ गलत कंक्लूजन्स पे 12-13 साल का है या ठीक है। एक ये मिसाल समझ गए। अब दूसरी मिसाल है, आपने हदीस में पढ़ा होगा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे में थे, जंग में थे, तो सामने से एक काफिर आया और उसने देखा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसने कहा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं कलमा पढ़ लूँ तो मेरे साथ क्या सलूक होगा? तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत में दे देंगे, बख्शिश हो जाएगी, तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो वो तौबा करके हालत जंग के अंदर घोड़े पे सवार था वो, तो वो घोड़े से उतरने लगा, उसका पाँव रुकाब में था, तो गिरा गालिबन वहाँ से, तो उसी वक्त उसकी डेथ हो गई। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी ने जन्नती का शक्ल देखनी हो तो इसकी शक्ल देख लें, ठीक है। उस आदमी का तजर्बा इस्लाम का कितनी देर का था? चंद सेकंड, ठीक है। और उससे पहले उसके कुफर का तजर्बा कितना था? सारी ज़िंदगी उसकी थी। किस चीज़ ने उसके चंद सेकंड के एक्सपीरियंस को उसकी सारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस पे हावी कर दिया? कंक्लूजन ने। और कंक्लूजन के पीछे थ्योरी होती है, रिसर्च होती है एक तरह से। तो जब भी आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस अपना इवेलुएट करना हो या किसी और का, तो कभी किसी के ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस से मत घबराएं। हो सकता है कोई आदमी अहमक है और उसको अहमक होते हुए 40 साल हो गया, तो उसके हमाकत के 40 साल किसी अक्लमंद के एक दिन के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए तजर्बा नंबर 1 टिप वो ये याद रखें कि तजर्बा हमेशा अपनी थ्योरी से वैल्यूएबल होता है, टाइम ड्यूरेशन से नहीं। जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं या हमारे पास एज ए वेटर आए हैं, एज ए कैशियर आए हैं, तो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का नॉलेज एक्यूरेटली अगर आपको पता है, तो उस एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज के साथ आपका एक दिन का तजर्बा दूसरे आदमी के
14 साल तजर्बे को, जो गलत काम 1400 साल से करता है और किसी ने उसको टोका नहीं है, ना खुद से उसने कभी जहमत गवारा की है कि अपने 1400 साल तजर्बे को ही देख ले कि कहीं 1400 साल से गलत काम ही तो नहीं कर रहा है, गलत तरीके से गलत थ्योरी पे काम तो नहीं करता है। इस तरह हमारे यहाँ देख लें, पहले मैनुअल काम होते थे, फिर हमने कंप्यूटराइज़ कर दिए। तो जो लोग मैनुअल काम करने के आदी थे उनको थोड़ी सी तकलीफ भी हुई, तो हमने बताया कि ये कंप्यूटराइज सिस्टम कंप्यूटराइज कर रहे हैं, ये कोई हदीस नहीं है कि आपने मैनुअली काम करने हैं, नहीं करेंगे तो गुनाह होगा आपको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बाज़ लोगों के काम को हमने अगर इस तरीके से किया तो ठीक होगा, तरीका बदल दिया तो गलत हो जाएगा, इसका मतलब उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहीं ना कहीं गड़बड़ है ज़रूर। अगर आप अपनी अपनी फील्ड में थियोरेटिकली, एजुकेशनली, कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है तो कंफ्यूज्ड माइंड के साथ आप 14 साल के तजर्बे से अपने किसी शोबे के डिपार्टमेंट हेड नहीं बन सकते। होता क्या है, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर लोग डिपार्टमेंट हेड हैं मगर नीचे जो फ्रेश पढ़ के आने वाले हैं उनसे ज़्यादा समझदार हैं। फिर या तो वो क्लैश स्टार्ट हो जाता है डिपार्टमेंट हेड के साथ, या वो लोग ज़्यादा अरसा उस बॉस के अंडर नहीं रहते, फिर निकल जाते हैं आगे। तो अगर आपने आज के दिन के लिए, जो लोग नए ज्वाइन किया जिन्होंने, अगर आपने यहाँ से अपना सफ़र आगे का ग्रो करना है तो उसके लिए मस्ट है कि आप अपने काम के हवाले से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, टेक्निकलिटी आपको पता हो कि अगर आप जिम में हैं तो जिम के टेक्निकल एरियाज़ कौन कौन से हैं, टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए। जब राइट एजुकेशन के साथ, राइट कॉन्सेप्ट के साथ अपनी फील्ड में लगाएंगे तो आपका एक दिन का तजर्बा जो होगा वो उन लोगों के मुकाबले में जिनको कॉन्सेप्चुअली तो नहीं पता मगर आदी हो चुके हैं काम कर करके, उनसे आप बेहतर हो जाएंगे। क्यों? कि ना सिर्फ आप अपने काम को इवेलुएट करने की पोजीशन में होंगे बल्कि दूसरों के काम को इवेलुएट करने की पोजीशन में भी होंगे। हम जब आते हैं ना, हमारे पास आप आते हैं सीवी लेके, तो अब समझ आया, हम जब आपका तजर्बा पूछ रहे होते हैं कि आपने फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये लिखा कि मैं काम करता रहा था, तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, क्या करते थे। ये सवाल जब हम पूछते हैं कि क्या करते थे उस जगह पे इस जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, तो हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि आप काम क्या करते थे। आपने लिख दिया मैं फ़लाँ जगह वेटर था, मैं फ़लाँ जगह सेक्शन हेड था, कुछ भी है। कि बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, ये एथिकली करप्शन का एक हिस्सा है कि आपको एक अच्छा सा ओहदा दे देंगे और उस अच्छे से ओहदे में जिसको आपको लोगों को बताते हुए फ़ख्र महसूस हो कि मैं अपने सेक्शन का हेड हूँ, मगर आपसे 4 बंदों का काम ले रहे होंगे, 3 बंदों की तनख्वाह बचा रहे होंगे, आपको अच्छा ओहदा दे के बीच में 3 और बंदों का काम भी आपके ज़िम्मे लगा दिया। तो जब हम पूछेंगे कि आप करते क्या थे इस डेजिग्नेशन के अंडर फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके काम की रूटीन से हमें पता चल जाएगा कि ये प्योरली इसी काम के लिए हायर हुआ था, ये इसको अच्छा सा ओहदा दे के 4-5 लोगों के काम को मिला के कन्फ्यूजन क्रिएट करके तो आपको 4-5 साल तक वहाँ कन्फ्यूज्ड पोजीशन पे रखा है विद गुड टाइटल डेजिग्नेशन के साथ। फिर जब हम देखते हैं कि आपकी एजुकेशन है और आपने किस फील्ड के लिए अप्लाई किया है या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है, बाज़ लोग होटलों से, तंदूरों से वेटर भर्ती हो जाते हैं, सारी उम्र वेटर करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं सीवी लेकर, जी मुझे हायर कर लें। जब हम उनसे वेटर की जॉब डिस्क्रिप्शन का पूछते हैं कि आपको इस फ़न का कुछ पता भी है, कि जी मेरा बहुत तजर्बा है, तो पता चलता है वो वहाँ पे सिर्फ रूटीन के काम जो क्लीनर के होते हैं, जो डिश वॉशर के होते हैं, वो करते रहें और समझते रहें कि मैं वेटरी का काम करता रहूँ, जबकि वेटर के फूड एंड सर्विस के सर्विस स्टैंडर्ड्स की अलीफ भी नहीं आती उनको। तो आपको अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हमने आपको, अल्लाह ताला ने हमारे वसीले से आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ काम करने की। अब आपका पहला फ़र्ज़ ये होगा, या अगर अपने रास्ता, अगर दरवाज़ा खोलना है तरक्की की तरफ, तो आप जिस पोजीशन पे आए हैं उस पोजीशन को देखें कि मुझे इस पोजीशन पे ये काम करने के लिए मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए और मुझे कौन कौन से काम करने हैं, ताकि इस पोजीशन के हवाले से अगर मैं दोबारा कहीं अप्लाई करूं तो लोग मेरे माइंड को देख के, मेरे काम को देख के, मेरी समझ को देख के समझ जाएं कि ये जेन्युइन वेटर है, जेन्युइन कैशियर है, जेन्युइन जिम एक्सपर्ट है। महज ये ना देखें कि किसी जगह अपॉर्चुनिटी लग गई तो वो तुक्का ही सारी उम्र चलाते रहे, तो उससे फ़ायदा नहीं होता। आप जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो हो सकता है फिर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो बजाय ये कि आप यहाँ बाहर जाके फिर ज़ीरो से स्टार्ट करें, तो यहाँ अपने काम के साथ साथ जो आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिला हुआ है, उस कंफर्टेबल एनवायरनमेंट को अपनी स्टडीज़ में डाल दें और इस फील्ड में
कि इससे आगे अगर मैं कैप्टन बनता हूँ, अगर मैं अकाउंट्स मैनेजर बनता हूँ, जिम एक्सपर्ट बनता हूँ, तो मुझे उस ओहदे पे पहुँचने के लिए कौन कौन से एरियाज़ में मेहनत करने की ज़रूरत है। ये प्लान आप खुद करेंगे, वो फिर बाद में हम बताएंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे कि ये प्लान कैसे करना है। एक चीज़ क्लियर हो गई, तजर्बा पता चल गया क्या हो गया। तजर्बा सिर्फ कुछ नहीं होता, टाइम ड्यूरेशन होती है, ठीक है ना। जैसे कुरान पाक की एक आयत भी है कि कुफार जब रोज़े क़यामत कहेंगे कि काश हमें वक्त मिल जाता इतना कि हम अच्छे काम करते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी जिसमें तुम अच्छे काम कर सके। तो हमारी जो एक एज होती है, एज क्या चीज़, टाइम पीरियड ही है। किसी को 25 साल मिल गए हैं, किसी को 45 साल, किसी को 60 साल, तो ये टाइम पीरियड ही है। तो जब टाइम पीरियड की इवैल्यूएशन होगी रोज़े क़यामत, तो क्या चीज़ इवैल्यूएट होगा, पीरियड या अमाल। तो अमाल का दारोमदार नॉलेज पे है या ड्यूरेशन पे, नॉलेज पे, ठीक है ना। इसी तरह जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो यहाँ पे आपके काम का जितना अरसा हमारे पास क्लब में आप काम करते हैं, जितना अगर आप चाहते हैं इस अरसे को मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो इस अरसे के साथ साथ अपने काम के अंदर आपकी जो टेक्निकल एरियाज़ हैं कि अच्छा वेटर कैसे बनना है, आपने आगे ग्रो करना है, तो आपको किन किन एरियाज़ में फर्दर डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, वो स्टडी करें। महज इसको ये समझा कि नौकरी मिल गई है, ताल्लुकात अच्छे हो गए, अब सारी उम्र चलो मैं यहाँ लग के आराम से कमा लूँगा, तो कमाते रहें, मना किसने किया। मगर आप सारी उम्र फिर इधर ही रहेंगे, आगे नहीं ग्रो कर सकते। आगे जाने के लिए फिर एडिशनल स्किल्स भी आपको चाहिए होंगी, तो वो आप जब तक नहीं होंगे उस वक्त तक नहीं होगा। ये क्लियर हो गया तजर्बे वाला इशू, ठीक है। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा और लास्ट टिप। अब आपना है F&B मैनेजर या कैशियर, कहाँ तक जाएंगे जाहिर, अकाउंट्स मैनेजर, हेड कैशियर भी यार, हेड कैशियर से होकर जाएंगे हाँ, इसी तरह नसीर की छुट्टी भी हो सकती है। आया ना नसीर, अच्छा हमारा पहली बात तो ये थी कि आप अपने काम पे फोकस करें ताकि अपने काम में मज़ीद निखार पैदा करें, टेक्निकलिटीज़ को समझें। इसलिए आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग हमने डिज़ाइन की हुई है ताकि आपको जो अपॉर्चुनिटी बाहर सीखने को नहीं मिली वो हम क्लब प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ताकि आप टेक्निकल साइड पे आप एक स्ट्रांग हो जाएं, ताकि आपके तजर्बे की टेक्निकल इवैल्यूएशन जब मार्केट में हो और कहीं इंटरव्यू पे आप जा रहे हैं तो लोग आपको प्रेफर करें। और जब आप टेक्निकलिटीज़ में एक्सपर्ट होंगे और कल को DH बनते हैं तो आप अपने लोगों को इवैल्यूएट कर सकेंगे, इसमें नालायक कौन और लायक कौन है। नालायक DH कभी किसी को वैल्यूएट नहीं कर सकता, वो फिर ताल्लुकात की बुनियाद पे डिपार्टमेंट चलाता है। मगर अगर आप मेरिट की बुनियाद पे चलाना चाहते हैं डिपार्टमेंट, तो उसके लिए मस्ट है कि आप ख़ुद भी टेक्निकली स्ट्रांग हो और फिर आपकी हायरिंग भी वैसी होगी, टेक्निकली मेरिट पे होगी, लोग भी आप इसी तरह अपनी टीम को चलाएंगे। मगर अगर आप सिर्फ अपने काम में फ़ोकस करें, अब मैं दूसरा टिप दे रहा हूँ, आप 100% यानी गुम हो गए अपने अभी जो एग्जिस्टिंग आपका डेजिग्नेशन है, तो इस अप्रोच के साथ कभी आप ऊपर ग्रो करेंगे जी? नहीं करेंगे। क्यों? जब आप अपने जॉब पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो फिर ऊपर ग्रो करने में क्या मुश्किल है? क्योंकि सर देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर जॉब। तो डायरेक्टली तो हम उसके साथ हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम जो हमारे JDs हैं अगर हम उनको नहीं समझेंगे या वो चीज़ें जो हमारे जॉब के साथ रिलेटेड है, जैसे आई एम अ कैशियर, तो मेरे उसमें एक तो टेक्निकल चीज़ तो है कि मुझे सिस्टम ऑपरेट करना आता हो, बिलिंग का हो, उसके साथ साथ मुझे मेंबर डीलिंग्स भी आती हैं, 15 JD मेंबर्स के साथ कैसे बात। देखिए ये सारी चीज़ें तो आपका जॉब का हिस्सा है। जो चीज़ें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, खैर करें बादल करे जाए, जो चीज़ें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप उस सब पे फोकस करें। क्या आप ग्रो कर लेंगे? इसके लिए सर गोल सेटिंग का होना ज़रूरी है और सीखने का अमल जो है ना, गोल सेटिंग। अच्छा, बेडरूम में आप एक्स्ट्रा क्वालिटीज़, मसलन इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कोई काम करें, मसलन यानी आप एक वेटर हैं, सर्विस कर रहे हैं, इसके अलावा आप
यानी ये भी हैंडल करें कि सेक्शन में कैसे लड़के वर्क करने बिलिंग वगैरह ये दूसरे। हाँ, ये 100% दुरुस्त जवाब है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, सच्ची कहानी है। लाहौर में माल रोड पे पिज़्ज़ा हट में मैं, यानी कि काफ़ी पुरानी बात है, 12-13 साल पुरानी है, तो अक्सर वहाँ जाता था तो बैठा था तो अपना लिखने पढ़ने का काम करता था, साथ में चाय वगैरह ले ली कभी। वो गर्मियों के दिन थे तो एसी लगा हुआ था तो मैं वहाँ चला जाता। तो वो जो ऑलमोस्ट सारे स्टाफ से सलामदुआ थी, तो एक उसमें वेटर था, वो कह रहा था जी मुझे अच्छा लगता है आपका पढ़ना लिखना, तो मुझे भी कुछ गाइड करें। तो मैंने कहा आप क्या गाइड करूं, आप माशाल्लाह अपनी फील्ड में तेज़ हैं। कहता मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ऊंचा जाऊं ज़िंदगी में, मगर मुझे तरीका नहीं पता। तो मैंने कहा अच्छा पहले ये बताओ कि बहुत ऊंचा से क्या मुराद है। ये तो एक विश होगी कि तुम तरक्की करना चाहते हो, मगर ये ख्वाहिश है, ये फोकस नहीं है, तो पहले फोकस ढूंढो अपना। तो फिर उसने कहा वैसे ही कह दिया अच्छा मैं चाहता हूँ मैं अपनी सी ब्रांच का जो है ना मैनेजर बन जाऊँ, फिर मैं रीजनल मैनेजर बन जाऊँ रेस्टोरेंट मैनेजर के बाद। तो मैंने कहा अच्छा आप क्या करते हैं। कहते ये है कि मैं सर्वर हूँ, यानी कि वेटर हूँ, तो वहाँ पे आता हूँ 8 घंटे अपनी शिफ्ट पूरी करता हूँ फिर चला जाता हूँ। तो मैंने उससे ये कहा अच्छा, उसका जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था वो भी दोस्त बन गया, अच्छे दोस्त अभी तक हैं। वो अक्सर कभी कभार मेरे साथ बैठ के गपशप लगा लेता था, तो वैसे ही मैं पूछता रहता था कि बताएं लोगों के रवैये कैसे हैं, क्या है क्या नहीं। तो कह रहा था बस लोगों में ये प्रॉब्लम है, अपनी जॉब की पूरी फिर चले गए। तो ये है कि फिर हमें बाज़ का कोई क्लीनर नहीं आ रहा या कैशियर छुट्टी कर गया, तो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ होते हैं मेरे पास। तो ये उस वेटर से बात करने से पहले मेरी रेस्टोरेंट मैनेजर से गपशप में ये चीज़ें मेरे नॉलेज में थी। तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा देखो अगर तो तुम वेटर ही हो ना और अपने काम में 100% परफेक्ट हो और अपने मैनेजर तुम्हारी पूरी चेन तुम्हें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखती है, तो तुम्हें अपने काम में एक्सपर्ट होने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो तुम्हें अपनी काम की जॉब सिक्योरिटी होगी कि तुम्हें हटाएंगे नहीं, अच्छा वेटर तो नहीं मिलेगा सर्वर, और दूसरा फ़ायदा होगा कि तुम्हें लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे तुम्हारे काम की वजह से। मगर अच्छे वेटर को अच्छा वेटर होने पे कोई रेस्टोरेंट मैनेजर या रीजनल मैनेजर नहीं बनाएगा, उनका दिमाग ख़राब नहीं है कि वो इस तरह का अहमकाना हम फैसला करें। उसके लिए ज़रूरी है कि जब तुम अपने काम कर लेते हो 8 घंटे या ड्यूरिंग 8 आवर्स अगर तुम फ्री हो, तो तुम अपने मैनेजर से ये कहो कि सर मेरे लिए कोई और काम है तो बताएं, मैं काम सीखना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो 8 घंटे के बाद जब मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाती तो मैं एक्स्ट्रा 2 घंटे किचन में लगा लिया करूँ, ताकि मैं वहाँ पे हेल्प भी कर दिया करूँगा, सीख भी लिया हूँगा। इसके वजह मैं कोई ओवर टाइम क्लेम नहीं करता, बट मुझे सीखने का शौक़ है। इसी तरह मैंने उससे कहा कि आप देखें बाज़ का कैशरिंग के काम है, अगर आपका कोई कैशर नहीं आता तो आप वैसे साथ खड़े होकर उसकी हेल्प करते हैं अगर वहाँ रश आवर्स हैं। तो आप ये समझें साइकोलॉजिकली कि आप इस रेस्टोरेंट के इस वक्त मैनेजर हैं, और आप खामोशी से ऑब्ज़र्व करें कि मैनेजर होंगे तो आपके ऊपर कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो अपने बॉस से इजाज़त लेके उन ज़िम्मेदारियों में इन्वॉल्व हो जाएं, ये सोचे समझे बगैर कि ये आपकी ज़िम्मेदारियों में आता है या नहीं आता। बाकी वेटर्स नखरे करेंगे कि जी ये हमारे काम का हिस्सा नहीं है तो हम क्यों करें, जिसका काम है वो करें। मगर आप ये कहें कि सर ये मेरा रेस्टोरेंट है, मैं सर्वर हूँ, मगर मैं दूसरों का काम भी, इससे होगा क्या कि जो उसके कुलीग होंगे जब आप उनके काम में उनकी हेल्प करेंगे तो एक तो वो खुश हो जाएंगे, एडिशनल मुफ्त में सपोर्ट मिल गई। आपके मैनेजर को पता होगा कि यार ये काम जो है ना बंदा ये हर जगह काम आ जाता है, ठीक है। अब आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ इस तरह से हो जाएगी कि पहले सिर्फ आप वेटर थे, अब आप आलमोस्ट रेस्टोरेंट के हर काम को अच्छी तरह चला सकते हैं। तो कहीं कभी अगर मैन पावर का कोई इशू हो जाए तो वो आपको वहाँ खड़ा करके उस पोजीशन पे, लोकेशन पे, तो ऑपरेशन का वो काम चला सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये काम आपने वॉलंटियरली करने, और फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि डेली आप घर जाके नोटबुक में लिखेंगे कि आपने ये काम आज नया सीखा है। लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आपने स्टैंडर्ड नोट करने हैं कि जब आप किचन में जाते हैं तो पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें पिज़्ज़े बनाने के दौरान कितने % आपने वो उसमें सामान डालना है, कितनी देर उसको फ्रिज उसमें ओवन में रखना है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएं सारी,
ताकि ऑन रिकॉर्ड आपको अपनी समझ के लिए पता हो कि आपने आज ये काम सीखा है और उसकी टेक्निकल डिटेल्स आप नोट करते जाएं। तभी सीखना होगा ना, वरना किसी की हेल्प करके सीखता थोड़ी आदमी। जब तक हेल्प करना अच्छी बात है, आपको मोटिवेशन मिल जाएगी, ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, मगर जो हेल्प के दौरान आपने टेक्निकल एरियाज़ देखे हैं अगर आप नोट नहीं करेंगे तो कुछ हफ्ते 10 दिन में फिर आप वो भूल जाएंगे। और जब आप लिख लेते हैं तो फिर अपने मैनेजर से पूछें, सर ये मैंने नोट किया है तो मुझे गाइड करिए, मैंने ठीक किया या गलत किया, वो बता देगा। वो डिपेंड करता है आपका बॉस अगर अच्छा हो। तो ये चीज़ें फिर मैंने उसको गाइड की, तो उसने इस पर काम करना शुरू किया। तो साल के बाद अब सिचुएशन ये थी कि कभी उसका मैनेजर अगर नहीं भी आ सका किसी इमरजेंसी की वजह से, तो वो एक्टिंग मैनेजर होता है रेस्टोरेंट, ठीक है। फिर एज अ वेटर उसने फैसलाबाद में एक नया रेस्टोरेंट खुलवाया। वही नॉलेज जो वहाँ मुफ्त में प्रैक्टिस करता रहा। 5-6 लाख रुपए उसने मेरा ख्याल कंसल्टिंग फ़ीस ली और बड़ा सक्सेसफुल उसने रेस्टोरेंट खुलवाया। वही नॉलेज जो मुफ्त में वहाँ काम करता रहा है, एक वक्त आया जब उसको पेमेंट भी हुई उसकी अपनी सलाहियत की वजह से। और ये सारे काम करने के बाद अब इस वक्त वो रीजनल मैनेजर है पिज़्ज़ा हट का फैसलाबाद में, पूरे रीजन का, ठीक है। तो मुराद ये है कि अगर वो वेटर ही रहता और बहुत अच्छा वेटर होता, अगर वो वेटर रहता और बहुत अच्छा वेटर रहता तो आज भी अच्छा वेटर होता। मगर अपने काम से निकल के दूसरों के को हेल्प करना, असिस्ट करना, ख़ुद से प्रोएक्टिव हो के अपने काम में अपने बॉस का ये कहना कि सर ये काम मुझे दे, मैं कर लूँगा। आपको ख़ुद से कहना पड़ेगा, मत तो वो करें कि कोई खुद ही कहेगा कि आप करें, क्योंकि वो जाहिर है जब तक उनको आपके रवैये का आपका नहीं पता चलेगा तो नहीं करेंगे। इस तरह आप अपने सेक्शन हेड को अपना बॉस कंसिडर करके उनसे कहें सर मैंने सीखना, बस अपने माइंड को ये कर लें, जैसे मैंने उसको कहा था अपने दोस्त को कि तुम यहाँ नौकरी नहीं कर रहे। अगर तुम्हारे जहन में है ना कि तुम नौकरी करे 8 घंटे और तुम्हें पेमेंट होती है नौकरी की, कभी ग्रो नहीं करोगे। तुम ये समझो कि तुम यहाँ ट्रेनिंग पे आए हो, तुमने साल में ये सारा फ़न सीखना है और तुम्हारे अखराजात आने जाने के कवर करने के लिए इंस्टीट्यूशन तुम्हें तनख्वाह की शक्ल में पैसे दे रहा है। इस माइंडसेट के साथ जब आप काम करेंगे तो समझ लें फिर साल के बाद आपको बहुत कुछ आपकी, देखें ना, जो आपकी सैलरी है जो हम ऑफ़र करते हैं आपकी पोजीशन के अगेंस्ट, वो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनज़र रख के नहीं ऑफ़र कर रहे होते हैं, वो आपकी टेक्निकल स्किल की वर्थ के ऊपर आपको पे हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो तो अपनी टेक्निकल वर्थ को इम्प्रूव करें। तो अगर वर्थ इम्प्रूव करानी है तो फिर उसमें और ज़्यादा गुड़ डालते जाएं अपनी टेक्निकल स्किल्स में। एक वेटर जो सिर्फ वेटर है उसका नेमुल बदल आसानी से मिल जाएगा। एक कैशियर जो सिर्फ कैशियर है उसका नेमुल बदल आसानी से मिल जाएगा। जो जिम में है आप चले जाएंगे कोई और आ जाएगा, मगर एक ऐसा वेटर, ऐसा कैशियर, ऐसा जिम जो अपने काम के साथ साथ 10 काम और भी जानता है, उसका नेमुल बदल बड़ी मुश्किल मिलता है। और ऐसे लोग फिर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत बनते हैं कि यार वेटर चला गया तो मिल जाएगा, ये चला गया तो उसने 10 काम और भी तो संभालेंगे। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से एटीट्यूड है कि यार काम तो मेरा वेटर का है, सैलरी मुझसे उसकी करते हैं, काम 10 संभाले हुए। पहले एक मैंने मिसाल दी थी ना कि अच्छा डेजिग्नेशन दे के तो 10 बंदों का काम आपको दे दिया, वो अनएथिकल है, ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ भी है। यानी दोनों में फ़र्क ये है कि हम आपको एक्स्ट्रा काम दे दें जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है और कहें जी आप करें, उसमें आपके एग्जिस्टिंग काम जिसके लिए आप हायर हुए हैं उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि उधर भी तवज्जो नहीं होगी और जो काम आपको दे रहे हैं उसमें भी आपको नहीं पता। इस मिसाल में फ़र्क सिर्फ इतना कि मैं ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट आपको ये है कि जिस पर्पज़ के लिए आपको हायर किया है आप उसी में काम करें। आप एडिशनल अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करें कि अगर मैं फारिग हूँ तो मैं अपने रेस्टोरेंट का कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ। अगर आपका कोई कुलीग बर्तन साफ़ कर रहा है उसमें, तो आप उसकी, यानी इस सेंस में आप तो उसको असिस्ट कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जब आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो क्या ख़ुद नहीं सीख रहे ये चीज़ें? कल को फूड एंड बेवरेज मैनेजर होंगे तो क्या डिश वॉशिंग उसके अंडर नहीं आती? ठीक है कि आपका जो सर्विस में जो सेक्शन होता है जहाँ से सारे वो मैनेज होती हैं एक्टिविटीज़ आपकी, वो आपके अंडर नहीं आएंगी। किचन आपके अंडर नहीं होगा एज ए F&B मैनेजर। तो आप में से वो लोग जो सर्विस में हैं
मगर समझते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो अपने डिपार्टमेंट हेड से बात करके एक्स्ट्रा 2-3 घंटे किचन में ट्रेनिंग पे लगा लें। जब वो वेटर जो गेस्ट को सर्व कर रहा है और गेस्ट ने खाने के मुतालिक पूछा यार इसमें मिर्चें बड़ी ज़्यादा हैं या इसमें कोई प्रॉब्लम है, या वैसे पूछ लिया कि यार ये किस चीज़ों से बनता है, तो आप क्या कहेंगे जी मैं किचन से बुला के लाता हूँ किसी को। अगर आपने वही डिश अंदर जाके एक्स्ट्रा टाइम में सीखी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये बनती कैसे है और इसमें प्रॉब्लम क्या है या इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो 2 वेटर, एक वो जो सिर्फ वेटर है और एक वो जो वेटर होने के साथ साथ किचन में भी उसका एक्सपोजर है। इन दोनों में से जब गेस्ट से कोई बात करेगा तो ज़्यादा गेस्ट जो को अपील जो करेगा वो कौन होगा? जिसने किचन में भी थोड़ा सा काम किया होगा। तो अगर आपने अपनी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ करनी है तो अपनी टेक्निकल वर्थ इंक्रीज़ करें, ठीक है। हम ये 2 टिप दे दिए, पहला तजर्बे का कर दिया मैंने आपको, उसमें फोकस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका तजर्बा वैल्यूबल हो, मार्केट में आपके तजर्बे की ऑनर हो, इज़्ज़त हो, तो उस तजर्बे के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं, जो टेक्निकल डिटेल्स हैं, टेक्निकल स्ट्रेंथ है आपके काम की, उसमें महारत हासिल करें ताकि आप अपने अमाल को जस्टिफाई कर सकें। जब रोज़े क़यामत हमारे अमाल की वैल्यूएशन होनी है तो किस बेसिस पे होनी है? कुरान और सुन्नत पे। उसकी रोशनी में देखेंगे ना कौन सा अमल काबिल कबूल है, कौन सा अमल नहीं है, जन्नत में जाएगा या दोज़ख में। तो कुरान और सुन्नत क्या है? आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन है आपकी सारी अमाल की, बिहेवियर की, सब कुछ। तो उसमें चीज़ उसके अंदर जो नॉलेज है कुरान और सुन्नत, उस पर आपके अमाल रख के देखे जाएंगे कि ये कितने फिट हैं, कितने ख़राब हैं, कितने अच्छे हैं। इसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में आपके प्रोफेशनल अमाल, ये आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड के कोई टेक्निकल स्टैंडर्ड तो सेट किए हुए हैं ना। जिस तरह आपके यहाँ सर्विस की डिफरेंट किस्में होती हैं, गेस्ट को किस तरह सर्व करना है, तो वो चीज़ें सेट हैं ना, उन चीज़ों के मुताबिक आप अमल करते हैं ना अपने रेस्टोरेंट के अंदर। तो अगर जिसको वो चीज़ें नहीं पता, सिर्फ देख देख के कि अच्छा इसने गेस्ट को इस तरह से सर्व कर, अब हमारे यहाँ ये है कि आपने राइट साइड से सर्व करना होता है, मगर बाज़ का हम टेबल ऐसे पे बैठे होते हैं कि राइट साइड आई वो सर्व ही नहीं हो सकती। इसके बावजूद उसने कसम खाई हुई है कि मैंने राइट साइड से ही सर्व करना है। वो यहाँ कॉमन सेंस काम करनी पड़ती है ठीक है। तो टेक्निकल एरियाज़ के साथ साथ फिर कहाँ पे कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप अपनी टेक्निकल एरियाज़ को साइड पे रखें, कॉमन सेंस को आपने इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। 2 चीज़ें आज बताई हैं, तजर्बा और दूसरा ये है उस तजर्बे पे फोकस करेंगे टेक्निकल एरियाज़ पे, तो आप अपनी फील्ड में जिस पोजीशन पे आप हैं उसमें आप वैल्यूबल हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ मैंने बताई कि अब अपनी फील्ड में तो हो गए हैं वैल्यूबल, अब आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, इससे आगे प्रमोशन की तरफ जाना चाहते हैं, तो जिस पोजीशन को ज़हन में रखा हुआ है उस पोजीशन पे कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उस पोजीशन के जो स्ट्रेंथ चाहिए आपको, स्किल्स चाहिए, जो उस पोजीशन के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो अभी आप नीचे वाली पोजीशन पे हैं तो नीचे वाली पोजीशन पे ऊपर जाने वाली पोजीशन की तैयारी शुरू कर दें। ऐसा कभी नहीं होता है जी मुझे प्रमोट कर दें तो फिर मैं काम सीख लूँगा। बिल्कुल उसी तरह के अगर कोई हमारे पास वेटर आता है तो कहेगा जी मैंने ज़िंदगी में कभी वेटरी नहीं की, टेक्निकल मुझे बिल्कुल नहीं पता, मगर आप मुझे वेटर रख लें तो फिर मैं सीखने की कोशिश करूँगा। हम कभी वेटर नहीं रखते। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है हम उसका बिहेवियर देखेंगे, तमीज़दार है, सारी चीज़ें, बस बॉय से स्टार्ट कराते हैं ताकि वेटर गेस्ट तक पहुँचने तक वो पूरी तरह ट्रेन हो चुका हो, ताकि गेस्ट के सामने फिर हमें शर्मिंदगी ना उठाना पड़े कि हमने किस बंदे को रखा हुआ। तो ये 2 चीज़ें हैं। तो अपने ऊपर फोकस करें, अपनी तालीमी काबिलियत से मुराद ये है कि जिस फील्ड पे आप हायर हुए हैं उसमें देखें टेक्निकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको तालीमी असिस्टेंस चाहिए। तो ये ट्रेनिंग सेशन भी उस असिस्टेंस में आ जाएंगे आपके उस कमी को दूर करने के लिए। और दूसरा यह है कि अगर आपने ग्रो करना है, अब जैसे रऊफ़ हमारे पास है, अब्दुल रऊफ़ HR में अपनी फील्ड पे अपनी सीट पे बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है ना। मगर मैं जैसे अक्सर मजाक में इसमें कहता हूँ कि अगर तुम इसमें ही सारी उम्र अच्छे रहे अपनी फील्ड अपनी सीट पे, तो सारी उम्र इधर रहोगे, ठीक है ना। कल को HR मैनेजर भी बनना आपने, तो अपनी फील्ड में अच्छे बनने के साथ साथ आप ये देखें कि अच्छा मैनेजर अगर मैं बनता हूँ तो मुझे कौन से एक्स्ट्रा काम है जो मैं अभी इस वक्त नहीं कर रहा, मुझे सीखने होंगे, फिर वो भी साथ साथ करता है।
अगर उसके जहन में हो कि मैं HR ऑफिसर हूँ तो मैं ये काम क्यों करूँ, तो फिर सारी उम्र HR ऑफिसर रहेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर आपने थोड़ा सा ग्रो करना है, कल को यहाँ पे या किसी और जगह मैनेजर बनना है आपने HR, तो फिर आप आज से देखें कि HR मैनेजर बनने के लिए कौन कौन सी एडिशनल स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो आज से सीखना शुरू कर दें। बाहर कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, वहाँ चले जाएँ। मैं अल्लाह को प्यारा हो जाता हूँ, हो सकता है मेरी जगह आ जाए, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। जब तक आमिर है उस पर तक तो नहीं आती। तो बहरहाल मजाक ये था, तो समझ आ गया, क्लियर। तो हम 1-2 सेशन में इस तरह हल्की फुल्की गुफ्तगू से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। फिर आगे थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके फिर हम थोड़ा सा वीडियो भी ले आएंगे, फिर थोड़ी डिस्कशन भी इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। तो यहाँ तक है। अब आपके जहन में कोई सवाल है तो बताएं। कोई नहीं, चले फिर मैं निसार उनजई साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कंक्लूड करें इसको अपने रिमार्क्स के साथ।